हे हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राइट क्राफ्टिंग वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं आपको क्लास 10th के होम साइंस की बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करा रही हूँ। पिछली वीडियोस में हमने 5 चैप्टर के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में मैं आपके लिए उन्हीं 5 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। तो जिसने भी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है मेरी पिछले 5 चैप्टर्स की, वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी जो मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम गृह विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इन प्रश्नों को मैंने पिछले 5 चैप्टर से लिया है और ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से देखिए और इनके आंसर दीजिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रक्रिया के माध्यम से कोई शिशु क्रमशः बालक, युवा तथा प्रौढ़ बनता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वृद्धि, दूसरा है पोषण, तीसरा है विकास और चौथा है व्यायाम। जिन स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है वो मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि किस प्रक्रिया के माध्यम से कोई शिशु यानी कि बच्चा क्रमशः क्या बनता है? बालक, युवा तथा प्रौढ़ बनता है। इसका मतलब है कि हमें उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें बच्चा बालक, युवा और प्रौढ़ बनता है। तो वो प्रक्रिया का नाम है विकास यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ही वह प्रक्रिया है, विकास ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी बच्चा क्रम से क्या बनता है? चाइल्ड बनता है, यंग बनता है, उसके बाद एडल्ट एज में आता है। तो इसका आंसर होगा विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वृद्धि से क्या आशय है? वृद्धि इसका मतलब होता है ग्रोथ से आप क्या समझते हैं? तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक अंगों का विस्तार, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया का विस्तार, थर्ड ऑप्शन है अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटन और चौथा ऑप्शन है असामान्य क्रियाशीलता। तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि शारीरिक अंगों का विस्तार। हम सभी जानते हैं कि वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक अंगों का विस्तार, यानी कि हमारे शरीर के अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। तो हमसे यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि वृद्धि से क्या आशय है? तो वृद्धि से आशय है शारीरिक अंगों का विस्तार। इसका मतलब है कि इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन फर्स्ट। अब अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, विकास की प्रक्रिया से क्या आशय है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही है वो मुझे बताइए कि चारों ऑप्शन में से विकास की प्रक्रिया किसे कही जाती है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, विकास की प्रक्रिया से क्या आशय है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अंतर्निहित शक्तियों एवं गुणों का प्रस्फुटन। जो ऊपर के 2 ऑप्शन हैं यानी कि वजन का अधिक होना, लंबाई का अधिक होना, ये सब वृद्धि के लक्षण हैं, वृद्धि के उदाहरण हैं। और यहाँ पर हमसे पूछा गया था विकास के बारे में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा, क्योंकि वृद्धि के अंतर्गत क्या आता है? हाथ पैरों का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना आता है। और विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? व्यवहार में परिवर्तन, गुणों में परिवर्तन, ये सब आते हैं। इसलिए विकास की प्रक्रिया से आशय है अंतर्निहित शक्तियों एवं गुणों का प्रस्फुटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विकास की प्रक्रिया डैश से शुरू होती है और डैश तक चलती है, यानी कि आपका ये एक फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको 2 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको हमको क्या करना है? फिल करना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में जो भी बेस्ट है वो हमें क्या करना है? यहाँ पर फिल करना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। विकास की प्रक्रिया डैश शुरू होती है और डैश चलती है, यानी कि कब से शुरू होती है और कब तक चलती है। तो बताइए मुझे इसका आंसर आप सभी लोग। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, वो आजीवन चलती रहती है, बिना रुके पूरे जीवन भर चलती रहती है। तो इसका जो आंसर होगा वो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होगा। सभी को पता है कि विकास गर्भावस्था से शुरू हो जाता है
और मृत्यु तक चलता रहता है। जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्वेश्चन में इनके आंसर रख के कि सही हमारा बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। देखिए, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है, और हम सबको यही पता है कि गर्भावस्था तक से शुरू होगी और मृत्यु तक रुक जाएगी, यानी कि मृत्यु तक चलेगी। बाकी जो हमारे और भी ऑप्शन है वो हमारे गलत हो जाते हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन था गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गलत होता है ये। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक नहीं होती है विकास की प्रक्रिया। गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक हम सभी जानते हैं वृद्धि होती है। गर्भावस्था से शैशवावस्था तक इतनी कम थोड़ी होती है विकास की प्रक्रिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर। देखिए, मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया था कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर चलती रहती है। तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर मैं बिना ऑप्शन ही हम इसका आंसर दें तो अच्छी बात है। हम सबको पता है कि विकास की प्रक्रिया आजीवन यानी कि जीवन भर चलती रहती है। तो बिना देखे हमें इसको सेकंड ऑप्शन पे क्या लगा देना है, इसको मार्क कर देना है, यानी कि आजीवन। विकास की प्रक्रिया कभी कभी नहीं चलती, विकास की प्रक्रिया रुक रुक के भी नहीं चलती है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो आजीवन यानी कि जीवन भर चलती रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आजीवन। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद 6 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे। देखिए, 6 क्वेश्चन में पूछा है, जन्म के उपरांत प्रारंभ होने वाली अवस्था को क्या कहते हैं, यानी कि जन्म के बाद जो अवस्था शुरू होती है उस अवस्था का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको इसकी वीडियो बताई थी, यानी कि ये हमारा सेकंड चैप्टर से आया है क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि जन्म के बाद प्रारंभ होने वाली अवस्था कौन सी होती है। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि शैशवावस्था। हम सभी जानते हैं कि जन्म के बाद यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो अवस्था शुरू होती है उस अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। गर्भावस्था जन्म से पहले की अवस्था होती है, बाल्यावस्था शैशवावस्था के बाद आती है और किशोरावस्था बाल्यावस्था के बाद आती है। यानी कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होते ही जो अवस्था शुरू होती है उस अवस्था को शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, शैशवावस्था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। यहाँ पर 4 कारक दिए गए हैं, आपको उनमें से बताने हैं कि विकास की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करते हैं। तो जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा है कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। मुख्य यानी कि हमसे मेन फैक्टर पूछा है कि मेन फैक्टर कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट। सही बात है, मनोरंजन भी विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, ये भी सही लग रहा है। आनुवंशिकता यानी कि हमारी हेरिडिटी और पर्यावरण यानी कि हमारा इन्वायरमेंट, तो ये दोनों भी सही हैं। थर्ड है फैशन। फैशन तो विकास को प्रभावित नहीं करता है, अगर हम फैशन के अनुरूप नहीं चल रहे हैं तो हमारा उससे कोई विकास से लेना देना है नहीं, तो विकास यानी कि हमारा यहाँ पे फैशन गलत हो जाएगा। चौथा है धन संपत्ति। धन संपत्ति यानी कि पैसा, ये भी हो सकता है। अगर हमारे पास अच्छा पैसा होगा तो हम उससे अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा जो है पोषण ले सकते हैं, तो हमारा विकास भी, मानसिक विकास, शारीरिक विकास भी अच्छी तरीके से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण। ये जो मनोरंजन है, फैशन है या फिर आपकी धन संपत्ति है, ये सब आपका पर्यावरण में या आपका जो है आनुवंशिकता में आ गया। लेकिन हमसे मुख्य कारक पूछा है तो मुख्य कारक है आनुवंशिकता और पर्यावरण।
वृद्धि और विकास दोनों को जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं वो होते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, आनुवंशिकता और पर्यावरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि विकास के विभिन्न रूप हैं, यानी कि अब हमें विकास के रूप बताने हैं कि विकास के रूप कौन कौन से हैं। तो पहला है शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि विकास के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। तो ये सब क्या है, हमारे विकास के रूप हैं। तो यहाँ पर शारीरिक विकास भी सही है, मानसिक विकास भी सही है, सामाजिक विकास भी सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्या हैं, विकास के रूप हैं अलग अलग, यानी कि विकास के प्रकार हैं। तो चलिए अब बिना रुके क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 है विकास तथा आयु का क्या संबंध है, यानी कि हमें डेवलपमेंट और एज के बीच में संबंध बताना है कि क्या संबंध है, ये क्या जो है एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहला ऑप्शन है विकास का आयु से कोई संबंध नहीं है। ये तो गलत बात हो गई यहाँ पर कि विकास का आयु से कोई संबंध नहीं है। विकास जो एज है वो विकास को प्रभावित करती है, तभी तो जो एज हमारी बढ़ती रहती है विकास उसी के साथ होता चला जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है विकास आयु के अनुसार होता है। बात तो सही लग रही है, जो विकास होता है वो आयु के अनुसार ही होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो मनुष्य होता है, जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर समझ आने लगती है। तो यहाँ पर ये बात तो सही लग रही है कि विकास आयु के अनुसार होता है। तो चलिए इसके आगे थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं अब, क्या पता इससे भी अच्छा कोई हमें ऑप्शन मिल जाए। तो थर्ड ऑप्शन है विकास पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। उपयुक्त सभी कथन सही है, ये भी गलत है। तो जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, जो हमारा उत्तर प्रश्न के साथ जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि विकास आयु के अनुसार होता है। तो विकास और आयु में यही संबंध है कि जो विकास होता है वो आयु के अनुसार क्या करता है, चलता रहता है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, जो है विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले मुख्य परिवर्तन हैं। इसका मतलब है जब विकास होता है तब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, तब कौन कौन से चेंजेस आते हैं व्यक्ति के अंदर, वो हमें बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक अनुपात में परिवर्तन। इसका मतलब है जब विकास होता है तो शारीरिक अनुपात यानी कि शरीर में बनावट आ जाती है, शरीर में परिवर्तन हो जाता है, ये भी सही है। दूसरा है पुराने लक्षणों की समाप्ति, जो हमारे पुराने लक्षण होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं, ये भी सही है। तीसरा है नवीन विशेषताओं का आविर्भाव, यानी कि जो नई विशेषताएं होती हैं उनका अभाव देखने को मिलता है शरीर में और पुराने लक्षणों की समाप्ति होती रहती है, ये भी सही है। उपयुक्त सभी परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे सारे परिवर्तन हैं वो सभी सही हैं, क्योंकि जब विकास की प्रक्रिया होती है तब ये सारे परिवर्तन मनुष्य के अंदर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी परिवर्तन होते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी कि शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था की विशेषताएं। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो शैशवावस्था की विशेषताएं हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, जो थी सीखने की क्रिया में तीव्रता, अन्य मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, भाषा का विकास, नैतिक विकास का अभाव। तो ये सारी विशेषताएं हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो हमारे 4 ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं अब कि कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो शैशवावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसका पहला ऑप्शन है सीखने की क्रिया में तीव्रता, ये भी सही है। अन्य मानसिक क्रिया में तीव्रता, मानसिक क्रियाओं में भी तीव्रता आती है, ये भी सही है। शैशवावस्था में भाषा का विकास, भाषा का जो विकास होता है वो केवल शैशवावस्था में ही होता है, ये भी सही है। तो यानी कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। सभी विशेषताएं शैशवावस्था की हैं और यहाँ पे हमसे सभी विशेषताएं पूछी थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। बाकी इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, इनसे अदर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। आपने ये क्वेश्चन अगर समझ लिए तो आपने जो है बोर्ड का 20% पेपर आपने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये 5th चैप्टर की ही तैयारी करा रही हूँ, लास्ट 5th चैप्टर की ही के ही क्वेश्चन करा रही हूँ। बाकी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, चैप्टर भी समझेंगे और क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे।
बोर्ड के पेपर की भी मैं आपको तैयारी कराऊंगी। तो फिलहाल आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझिए और आप इनको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन्म के समय नवजात शिशु का वजन कितना होता है, यानी कि उसका वेट कितना होता है जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद। वैसे मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, चाहे वो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। तो ये क्वेश्चन क्लास 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जन्म के समय नवजात शिशु का वजन यानी कि भार, वेट कितना होता है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से हमें ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 1 से 2 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 2 से 2.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 2.5 से 3.5 किलोग्राम और चौथा ऑप्शन है 5.5 से 6.5 किलोग्राम। तो जब एक बेबी बॉर्न होता है, यानी कि एक बच्चे का जन्म होता है, तब उस समय उसका वज़न होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। 2.5 से 3.5 किलोग्राम एक बच्चे का वज़न होता है जब एक बच्चा पैदा होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, ज़रूर ही पूछा जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है, यानी कि हाइट कितनी होती है। अभी तो हमसे वेट पूछा था, अब हमसे क्या पूछिए, लंबाई पूछी है कि लंबाई कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब हमसे हड्डियों के बारे में पूछ लिया है कि एक बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं। तो 250, 260, 270 या 280, इनमें से कितनी हड्डियां होती हैं एक बच्चे के अंदर, ये आप मुझे बताइए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन 206 इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, और दूसरी बात, जो 206 हड्डियां होती हैं वो एक बड़े व्यक्ति के अंदर होती हैं, यानी कि एक वयस्क व्यक्ति के अंदर होती हैं। यहाँ पर हमसे नवजात शिशु के बारे में पूछा गया है, यानी कि एक बच्चे के अंदर हड्डियाँ पूछी गई हैं कितनी होती हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो है 270। 270 हड्डियाँ एक बच्चे के अंदर होती हैं। एक बड़े के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो 206 होती हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, और जब वो बड़ा हो जाता है तो वही हड्डियाँ बड़ी बन जाती हैं और कम हो जाती हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि एक वयस्क व्यक्ति के अंदर हड्डियां बताइए, तब तो 206 आएगा इसका आंसर। और जब एक बच्चे के बारे में पूछा जाए कि बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तब इसका आंसर आएगा 270। तो इसका सही आंसर है 270 हड्डियां होती हैं। तो वैसे भी हम सबको पता होना चाहिए कि एक बच्चे के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितना वज़न होता है उसका, कितनी लंबाई होती है, ये हमें बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए। बाकी जिनको नहीं पता था वो अब यहाँ से उनको पता चल गया है। अब आगे वो बच्चे याद रखें कि कितनी हड्डियाँ, कितनी जो है लंबाई या फिर कितना वज़न होता है एक बच्चे के अंदर। तो चलिए अब अगला 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो 15 क्वेश्चन है, गत्यात्मक विकास या गामक विकास किसे कहते हैं, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। हमने अभी डेवलपमेंट के प्रकार पढ़े थे कि जो है विकास के कितने रूप होते हैं। तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उनमें से ही एक गत्यात्मक विकास भी है जो बच्चों के अंदर होता है। देखिए, गामक विकास या गत्यात्मक विकास, जिसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, इसको हम गति संबंधी क्रियाओं के विकास के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब बच्चे के अंदर गति से संबंधित कोई क्रिया वो करता है या उसका कोई विकास होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गत्यात्मक विकास बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है वो है गति संबंधी क्रियाओं के विकास को क्या कहा जाता है, गत्यात्मक विकास कहा जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक विकास की क्रियाओं को सामाजिक विकास कहा जाएगा, भाषा विकास की क्रियाओं को भाषा विकास कहा जाएगा, नैतिक विकास की क्रियाओं को नैतिक विकास कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो गति संबंधी क्रियाएं होती हैं वो गत्यात्मक विकास के अंतर्गत होती हैं, इसलिए गति संबंधी क्रियाओं के विकास को गत्यात्मक या गामक विकास कहा जाता है। ये एग्जाम में आपसे परिभाषा के रूप में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं, तब आपको वहाँ पे परिभाषा लिखनी होगी कि गति संबंधी क्रियाओं के विकास को गत्यात्मक विकास कहा जाता है, या फिर मांसपेशियों पर नियंत्रण के विकास को ही
तथ्यात्मक विकास कहा जाता है। या तो आपसे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर परिभाषा के रूप में क्वेश्चन पूछ लेंगे। बाकी आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है गति संबंधी क्रियाओं के विकास को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य कार्य या अनिवार्य कारक क्या है, यानी कि किस बात पर या किस आधार पर समाज का विकास होता है, हमें उसका चयन करना है उस ऑप्शन का। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक संपर्क, दूसरा ऑप्शन है भाषा का संपर्क, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण का संपर्क और चौथा ऑप्शन है नैतिक विकास का संपर्क। देखिए नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं वो सामाजिक संपर्क में ही आ जाएंगे, यानी कि भाषा का, पर्यावरण का या नैतिक विकास का संपर्क। ये सभी जो है वो सामाजिक विकास के अंतर्गत आ रहे हैं, सामाजिक संपर्क के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सामाजिक संपर्क। तो सामाजिक संपर्क जब हमारा अच्छा होता है, बेहतर होता है, जब हम लोगों के संपर्क में आते हैं, जब हम एक ही समाज में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तब हमारा क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सामाजिक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो देख लेते हैं कि 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि शैशवावस्था में होने वाले संवेगात्मक विकास का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है। शैशवावस्था यानी कि जो बच्चों की अवस्था है उसमें जो संवेगात्मक विकास है, यानी कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं, तब उस विधि यानी कि उस मेथड का हमें क्या नाम बताना है, कौन सी विधि है वो। तो सबसे पहला ऑप्शन है अभ्यास विधि, यानी कि एक्सरसाइज, ये भी सही हो सकता है। दूसरा है निरीक्षण विधि, यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये भी ठीक है, किसी को ऑब्जर्व करना। तीसरी है शिक्षण विधि और चौथी है व्यक्तित्व विकास विधि। तो जब भी इमोशंस का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं, तो वो हम केवल देख के या अनुभव करके क्या करते हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, जो है निरीक्षण विधि द्वारा। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है या कोई व्यक्ति खुश होता है या कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, तब हम उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब उसको देखते हैं कि अरे ये गुस्सा है या फिर यहाँ पे ये खुश हो गया, यहाँ पे ये सैड है, तो हमने क्या किया, केवल देखा और उसको महसूस किया। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, यानी कि निरीक्षण विधि, वो यहाँ पे सही होगा। यानी कि संवेगात्मक विकास का जो अध्ययन है वो निरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जन्म के समय नवजात शिशु जो ध्वनि करता है उसे क्या कहते हैं। बहुत ही बच्चू सा क्वेश्चन है ये, छोटा सा, कि जन्म के समय यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय जब बच्चा रोता है या ध्वनि करता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको मैंने आपको क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया, उसको बोलते हैं रोदन, यानी कि रोना। तो पहला है क्रंदन, दूसरा है रोदन, तीसरा है विलाप, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन हो जाएंगे उपयुक्त सभी, यानी कि जब बच्चा पहली बार रोता है तो उसको हम बोलते हैं क्रंदन, रोदन या विलाप। तो पहली ध्वनि बच्चे की क्या कहलाती है, रोना कहलाती है। जब बच्चा संसार में आता है तो सबसे पहले आकर वो रोता ही तो है, तो वो पहली ध्वनि क्या कहलाएगी, उसकी रोदन कहलाती है। तो जन्म के समय जब बच्चा ध्वनि करता है तो उसको हम बोलते हैं रोदन। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। देखिए, किस अवस्था में बालक के व्यवहार में नैतिक भावना का कोई स्थान नहीं होता। यानी हमें एक ऐसी अवस्था बतानी है जिसमें नैतिक विकास नहीं होता है। तो इसका आंसर है शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी कि जो जन्म के बाद अवस्था होती है उसमें नैतिक विकास नहीं होता। नैतिक विकास किसे कहते हैं, उचित और अनुचित को समझना नैतिक विकास कहलाता है। तो शैशवावस्था में बच्चे के अंदर इस प्रकार का कोई विकास नहीं होता है। बच्चा नहीं जानता कि मेरे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, उसे तो जो करना होता है वो कर ही लेता है। तो शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें नैतिक विकास नहीं होता है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए जिससे आप इनको बाद में भी पढ़ सकें। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन से रिलेटेड या जो मैंने वीडियो बना दी है अभी 5 चैप्टर की उनसे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आगे वीडियोस में मैं आपको आगे वाले चैप्टर पढ़ाती रहूँगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन।
तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी हैं, यानी कि हमें भाषा के विकास की अब अवस्था यानी कि स्टेजेस बतानी है। तो इस क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरीके से चैप्टर नंबर 2 में समझा रखा है। अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिएगा, उसमें मैंने 8 अवस्थाओं के बारे में बता रखा है। तो जो भाषा के विकास की मुख्य अवस्थाएं होती हैं वो होती हैं 8, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। बच्चा जो होता है, जब बच्चा बोलना शुरू करता है वो 8 अवस्थाओं में से होकर गुजरता है और फिर वो लास्ट स्टेज पर आकर प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है। तो भाषा के विकास की मुख्य 8 अवस्थाएं होती हैं, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा सही है। तो अब हमारे आखिरी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, तो चलिए उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है भाषा अपने आप में क्या है, यानी कि हमें अब भाषा को बताना है, भाषा को परिभाषित करना है कि भाषा अपने आप में होती क्या है। लिपिबद्ध विचार है भाषा, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है भाषा, शब्द एवं वाक्य है भाषा, या ध्वनियों का संग्रह है भाषा। तो आपको बताना है कि भाषा क्या है। देखिए भाषा क्या है, भाषा अपने आप में विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। हम भाषा के ही द्वारा अपने शब्दों को या अपनी बातों को दूसरों तक समझाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मुख्य आवश्यकताओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3rd चैप्टर से आया है। अगर आपने 3rd चैप्टर वाली वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। बाकी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं बोर्ड में। तो बच्चों की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सामाजिक आवश्यकता और तीसरी है संवेगात्मक आवश्यकता, यानी कि फिजिकल नीड्स, सोशल नीड्स और आपकी इमोशनल नीड्स। तो ये 3 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3। बच्चों की आवश्यकताओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की मुख्य आवश्यकताओं के नाम हैं। देखिए मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया ही था कि बच्चों की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सामाजिक आवश्यकता, तीसरी है संवेगात्मक आवश्यकता। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। यहाँ पर 3 आवश्यकताएं दे रखी हैं और तीनों ही सही हैं। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 24th क्वेश्चन है शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले आहार को क्या कहते हैं। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब हम उसको दूध देते हैं, सबको पता है ये बात तो। लेकिन जब बच्चे को दूध के अतिरिक्त यानी कि दूध के अलावा जो चीज़ दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है संतुलित आहार, दूसरा ऑप्शन है पौष्टिक आहार, तीसरा ऑप्शन है पूरक आहार या चौथा ऑप्शन है असंतुलित आहार। तो यहाँ पर हम 4th ऑप्शन तो हटा देते हैं, असंतुलित आहार तो हो ही नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे 4th ऑप्शन हटा दिया। बाकी के 3 ऑप्शन बचे, इसमें देख लेते हैं चलिए कौन सा होगा सही। पहला है संतुलित आहार, ये बात भी सही है कि संतुलित आहार दिया जाता है। दूध के बाद जितने भी खाने की चीज़ें दी जाती हैं उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व ज़रूर होता है। पौष्टिक आहार भी हो सकता है वो, ये भी बात सही है हमारी। 3rd है पूरक आहार। तो देखिए जब भी बच्चे को दूध के अतिरिक्त जो उसको आहार यानी कि खाना दिया जाता है वो उसका पूरक आहार कहलाता है। इंग्लिश में हम पूरक आहार को बोलते हैं सप्लीमेंट्री फूड। सप्लीमेंट्री फूड वो फूड होता है जब बच्चे को दूध के अतिरिक्त दिया जाता है। जैसे आप मछली के लीवर का तेल दिया जाता है, अंडे का पीला भाग हो गया, उबली हुई कुचली हुई सब्जियां हो गई, तरकारी यानी कि सब्जियों का रस हो गया, फलों का रस हो गया। तो ये सारी चीज़ें पूरक आहार के अंतर्गत आती हैं और ये सभी चीज़ें बच्चे को 6 महीने के बाद दी जाती हैं। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 6 महीने तक तो हम उसको दूध देते हैं, जिसमें माँ का दूध दिया जाता है, उसके बाद गाय का दूध उसको हम देना शुरू कर देते हैं और 6 महीने के बाद उसको पूरक आहार दिया जाता है। पूरक आहार को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री फूड कहते हैं और ये बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूरक आहार कितने महीने से शुरू किया जाता है, तो 6 महीने से शुरू कर देते हैं।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि पूरक आहार। अगला 25वां क्वेश्चन है, नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार क्या है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता ही है, ऑप्शन में से देख के आपने आइडिया लगा ही लिया होगा, या वैसे भी आपको पता ही होगा कि नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार क्या होता है। नवजात शिशु का प्रारंभिक आहार है माँ का दूध, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26। 26वां क्वेश्चन है, 4th चैप्टर से आया है ये, जो है शिशु के लिए प्रथम गीत संगीत किस रूप में होता है? मतलब जब हम बच्चों को पहली बार कोई गीत या कोई सॉन्ग या कुछ भी सुनाते हैं तो वो किस रूप में आता है? पहला है शब्द ज्ञान, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है शिक्षाप्रद कहानियाँ, या चौथा है लोरी। तो ये सभी को पता है कि जो बच्चों को पहली बार सुनाई जाती है वो माँ के द्वारा लोरी सुनाई जाती है, या परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उसको लोरी सुनाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लोरी। लास्ट हमारे 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो जल्दी से इनको भी कर लेते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन है, खेल के प्रकार हैं। अब यहाँ पर हमें खेल यानी कि स्पोर्ट्स गेम्स के प्रकार बताने हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ गेम्स बताने हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आया है। चैप्टर नंबर 5 जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा। बाकी मैंने अलग से एक शॉर्ट बना के डाल रखी है यूट्यूब पर, जो आपको कम शब्दों में अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा खेल के प्रकार। तो जो खेल के प्रकार होते हैं वो होता है रचनात्मक खेल, गति सक्रिय खेल, बौद्धिक खेल, लड़ाई वाले खेल, परीक्षणात्मक खेल, खोजक खेल। तो ये सारे खेल के प्रकार हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि उपयुक्त सभी खेल के प्रकार हैं। अगला है 28वां क्वेश्चन, जो है रचना प्रधान खेलों को क्या कहते हैं? रचना प्रधान खेल उनको कहते हैं जब बच्चा अपने दिमाग में या अपने रचना के द्वारा कोई क्रिएटिव तरीके से कोई गेम खेलता है बनाकर, उसको हम कहते हैं रचना प्रधान खेल। रचना प्रधान खेल का उदाहरण मैंने आपको वीडियो में दिया था, यानी कि चैप्टर नंबर 5 में दिया था। जैसे आपने क्ले मिट्टी का नाम सुना होगा, क्ले से बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग टॉय बना के खेलते हैं, या कुछ भी अलग अलग चीज़ बना के खेलते हैं। तो उन खेलों को क्या करते हैं, हम रचनात्मक खेल कहते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो वहाँ पर जो मिट्टी होती है उससे हम घर बनाते हैं, या अलग अलग कुछ भी बना सकते हैं और उससे हम खेलते हैं। तो वहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, रचना प्रधान खेल। और इसका एक उदाहरण ये भी है, जैसे कि हम स्नोमैन बनाते हैं बर्फ़ के द्वारा, बर्फ़ पड़ी रहती है, बर्फ़ से हमने स्नोमैन बना लिया, या हमने कुछ भी बनाकर उससे बर्फ़ से खेल लिया। तो ये सभी खेल जो आते हैं वो रचना प्रधान खेलों में आते हैं। तो रचना प्रधान खेलों को रचनात्मक खेल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29वां क्वेश्चन, बच्चों की खेल सामग्री कैसी होनी चाहिए? खेल सामग्री बोलते हैं बच्चे जिससे खेलते हैं, यानी कि बच्चों के खेलने का सामान। बच्चों के खेलने के सामान को खेल सामग्री बोलते हैं। तो खेल सामग्री हमसे पूछा है कैसी होनी चाहिए बच्चों की, तो ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, सही बात है। सुंदर एवं आकर्षक होनी चाहिए, ये भी सही बात है। सुंदर होगी, आकर्षक होगी तो बच्चे उसे खेल सकेंगे, खेलने में मतलब जो है इंटरेस्ट लेंगे। उसके बाद सुविधाजनक होनी चाहिए, आसानी से सुविधा वाली भी होनी चाहिए कि कहीं भी मिल जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि उपयुक्त सभी। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। एक ऐसे कथन का चयन कीजिए जो खेल एवं कार्य में अंतर स्पष्ट नहीं करता हो। अब यहाँ पर देखिए नहीं करता हो, यानी कि हमें एक ऐसा कथन, एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो खेल एवं कार्य में अंतर स्पष्ट नहीं करता हो, यानी कि नॉट इस क्वेश्चन में लग गया है। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है खेल का संबंध काल्पनिक जगत से होता है, कार्य का संबंध यथार्थ जगत से होता है। ये भी सही है, खेल हमारा काल्पनिक जगत में रहता है और कार्य हमें यथार्थ यानी कि वास्तविकता में करना पड़ता है। तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा है खेल में किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, कार्य में आंतरिक और बाहरी बंधन होते हैं। ये भी सही है, खेल हम बिल्कुल फ्री होकर खेलते हैं और कार्य हमें चाहे हमारा मन हो या ना हो हमें करना ही पड़ता है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है खेल में विघ्न को सहन किया जा सकता है परंतु कार्य में विघ्न को सहन नहीं किया जा सकता। विघ्न का मतलब होता है गलती। अगर हमसे खेल में कोई गलती हो जाती है तो उसके बदले में हमें कोई दंड या हमें कोई जो है पनिशमेंट नहीं दी जाती है। लेकिन अगर हमसे कोई कार्य में, अगर हमसे कोई काम करते हुए कोई गलती हो जाती है तो उसके बदले में हमें
पनिशमेंट दी जाती है, चाहे हमें किसी की डांट ही क्यों ना सुननी पड़े। तो खेल में विघ्न को सहन किया जा सकता है, अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन अगर कार्य में कोई गलती हो जाती है तो उसको सहन नहीं किया जा सकता, उसके बदले में आपको कोई दंड या आपको कोई सज़ा ज़रूर मिलती है। तो यहाँ पर ये भी सही हो गया ऑप्शन। अगला है, कार्य को अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है जबकि खेल की क्रिया पर बाहरी दबाव जरूर होता है। तो ये मुझे गलत लग रहा है ऑप्शन, कि कार्य को अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है जबकि खेल पर दबाव होता है। ऐसा तो नहीं होता, खेल तो हम अपने फ्री माइंड होकर खेलते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक खेलते हैं, जबकि कार्य पर दबाव होता है। कार्य हम किसी दबाव पर करते हैं। ऑफिस जाते हैं बड़े लोग, या कोई टीचर है, कोई बैंक में जॉब करता है, तो सभी के ऊपर क्या है, कोई प्रेशर होता है कि आपको ये काम करना है तो ये करना ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्न किए और जिसको आपने अच्छी तरीके से देखा है, समझा है और पढ़ा भी है। इन क्वेश्चंस को आप अपने पास नोट कर लीजिए जिससे आप इनका बाद में रिवीजन कर सकें। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगी और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी। बाकी अगर आपके कोई फ्रेंड है या क्लासमेट है जिनको ये वीडियोज़ नहीं मिली हैं या वो भी पढ़ना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से मार्क्स गेन करना चाहते हैं, तो आप उनको ये वीडियोस मेरी शेयर भी कर सकते हैं। बाकी कल 6th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि 6th चैप्टर हमारा क्या कहता है होम साइंस में। बहुत अच्छा चैप्टर है 6। तो कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।